हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 में नोबेल प्राइजेस का अनाउंसमेंट चालू हो गया है। इससे पहले हमने मेडिसिन और फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ को। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि किसको 2025 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्या डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया, किस तरह से उन्होंने डिस्कवरी करी, क्या साइंटिफिक इम्पैक्ट है उस डिस्कवरी का, और रियल लाइफ में कहाँ पर हमको इस डिस्कवरी की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। इन सभी पहलुओं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देख लेते हैं 2025 में किसको केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। 2025 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ जापान के सुसुमु किटावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और यूएसए के उमर एम यागी को दिया गया है। उनको ये नोबेल प्राइज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के लिए दिया गया है, जिनको हम MOFs भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं कि आखिरकार क्या होते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स को समझने के लिए हम एक बिल्डिंग को इमेजिन करते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग में जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर एक मेटल का आइटम होता है, और यहाँ पर जो वॉल होती है या फिर जो कनेक्टिंग लाइन होती है, पिलर होते हैं, वो काय के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के होते हैं। इसी तरह से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते हैं। ये बेसिकली एक क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती है, जिस तरह से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में खाली कमरे हों, रूम्स हों। इन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स में दूसरे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये होते हैं मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। अब बात करते हैं इनकी डिस्कवरी के बारे में, किस तरह से इनको डिस्कवर किया गया। आइए इस स्टोरी को समझते हैं। बेसिकली ये आइडिया 1980s में ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन को आता है। वो पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बॉल और स्टिक का यूज़ करते थे जब भी किसी वो मॉलिक्यूलर मॉडल को समझाते थे। उसी समय उनको ये इंस्पिरेशन आती है कि जिस तरह से एटम्स एक तय तरीके से कनेक्ट होते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स भी एक तय तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर वो यहाँ पर अपना काम करना चालू करते हैं। वो 1989 में सक्सेसफुली कॉपर आयंस को कंबाइन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ पर वो कॉपर आयन को नाइट्राइल ग्रुप के साथ कंबाइन करते हैं और एक डायमंड की तरह 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अंदर लार्ज गैप्स होते हैं जिनको हम कैविटीज बोलते हैं। बोला जाए तो ये पहला MOF यानी कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क था, जिसके अंदर हमको स्पेसिफिक अरेंजमेंट में क्रिस्टल देखने को मिलता है जिसके अंदर लार्ज स्पेसेस हैं। इस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद रिचर्ड रॉबसन ने इस बात को प्रिडिक्ट करा कि इस MOF को यूज़ किया जा सकता है आयंस को एक्सचेंज करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए। ये एक कैटलिस्ट का भी काम कर सकता है जहाँ पर रिएक्शंस को और तेज़ी से किया जा सके। साथ साथ यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर सीविंग का काम भी कर सकता है, यानी कि यहाँ पर हम जिन मॉलिक्यूल्स को रखना चाहते हैं और जिनको निकालना चाहते हैं उसकी भी छानबीन कर सकते हैं। तो इस तरह से उनका ये अंदाज़ा था। फिर इस फील्ड में अपना योगदान देते हैं जापान के सुसुमु किटावा। इनकी अपनी एक बहुत ही अलग फिलॉसफी है जहाँ पर वो मानते हैं एवरी यूजलेस थिंग कैन हैव अ यूज। इसी फिलॉसफी के साथ वो हमेशा काम करते हैं। उन्होंने 1992 में एक 2D MOF बनाया कॉपर और पैराज़ाइन का यूज़ करके, और इस स्ट्रक्चर के अंदर उन्होंने एसीटोन को ट्रैप कर लिया। 1997 में उन्होंने सक्सेसफुली पहला 3D MOF बनाया जिसके अंदर ओपन चैनल्स थे, और ये बनाया उन्होंने कोबाल्ट और जिंक का यूज़ करके। इस 3D MOF के अंदर गैसेस एब्जॉर्ब भी हो सकती थी और इसके थ्रू गैसेस को रिलीज भी किया जा सकता था। यहाँ पर मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस को स्टोर किया गया और रिलीज किया गया। बाद में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सॉफ्ट पोरस क्रिस्टल का, जो कि होते हैं फ्लेक्सिबल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स जो ब्रीथ कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये MOFs लंग्स की तरह काम करते हैं जो गैसेस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं विदाउट ब्रेकिंग देयर स्ट्रक्चर। फिर इस फील्ड को और आगे बढ़ाते हैं USA के उमर एम यागी। यागी का यहाँ पर एम होता है कि वो क्रिस्टल्स को रैशनली बनाए। जिस तरह से लिगो केमिस्ट्री में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा ही कुछ फ्रेमवर्क को बनाना चाहते थे। 1995 में उन्होंने ही कॉइन किया था वर्ड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिनको हम MOF कहते हैं। और 1999 में उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल MOF बनाया जिसको बोला जाता है MOF5 और सुपर स्टार मटेरियल। ये जिंक आयन और ऑर्गेनिक लिंकर से मिलकर बनता है। यहाँ पर बेंजीन डाइकार्बोक्सिलेट को एज अ ऑर्गेनिक लिंकर यूज किया गया था। ये बहुत ही स्टेबल था, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल रहता था। और सबसे यूनिक बात इसकी ये है कि इसका सरफेस एरिया बहुत ही एनॉर्मस यानी कि बहुत ही बड़ा था। सिर्फ कुछ ग्राम MOF5 के अंदर फुटबॉल फील्ड बराबर सरफेस एरिया देखने को मिलता है।
यही थी एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी जिसके बाद MOF की फील्ड और ज़्यादा एक्सपेंड करती है। आगे चलकर यागी ही रेटिकुलर केमिस्ट्री डेवलप करते हैं, जो कि बेसिकली एक तरीका होता है नेटवर्क को डिज़ाइन करने का एक प्रेडिक्टेबल ज्योमेट्री और फंक्शन के साथ। आगे जाकर हमको और भी बहुत सारे MOFs डेवलप होते हुए दिखते हैं। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से MOFs रिवोल्यूशनरी हैं। पहला कारण यह है कि इनके इंटरनल सरफेस एरिया के पास एनॉर्मस स्पेस है। जैसा कि मैंने बताया, 1 ग्राम MOF के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर मीटर्स का सरफेस एरिया हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी गैसेस और मॉलिक्यूल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी MOF की स्पेशलिटी है ट्यूनेबल और कस्टमाइजेबल। जैसे ही हम मेटल और लिंकर को चेंज करते हैं, MOF की डिज़ाइन चेंज हो जाती है और फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम स्पेसिफिक जॉब के लिए यूज़ के लिए एक स्पेशल MOF बनाएं। आइए देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल MOFs जिनका हमको यूज़ भी देखने को मिलता है। जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए MOF 303 यूज़ किया जाता है, जो डेजर्ट्स में भी वाटर को कलेक्ट कर सकता है। कार्बन कैप्चर के लिए कैल्फ 20 MOF यूज़ किया जाता है, जो CO2 को ट्रैप कर लेता है डायरेक्ट फैक्ट्रीज से। MIL 101 यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में, जो कि ब्रेक डाउन करता है पोल्यूटेंट्स को और क्रूड ऑयल को। वाटर प्यूरिफिकेशन में UIO 67 यूज़ किया जाता है, जो कि रिमूव करता है PFAS को। एनर्जी स्टोरेज के लिए NU 1501 यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को सेफली स्टोर कर सकते हैं। बायोमेडिकल की फील्ड में भी MOFs यूज़ किए जाते हैं टू डिलीवर ड्रग्स और एंजाइम्स। तो इस तरह से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स ने केमिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। MOFs की वजह से हम देखते हैं कि हमको प्रेडिक्टेबल डिज़ाइन देखने को मिलती है सॉलिड मटेरियल में। इसके अलावा यहाँ पर हम बहुत ही लाइट मटेरियल बना सकते हैं जो कि पोरस होते हैं, जिनके अंदर हम लार्ज गैसेस को स्टोर कर सकते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नई सब फील्ड खुलती है रेटिकुलर केमिस्ट्री की, जो गैस स्टोरेज मटेरियल और पोरस कैटालाइसिस में यूज़ की जाती है। यहाँ पर हम ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें तो CO2 को ट्रैप करना हो, वाटर हार्वेस्टिंग हो, बायोमेडिकल की फील्ड हो, क्लीन एनर्जी स्टोरेज हो, इन सब जगह हमको इसका यूज़ देखने को मिलता है। इसलिए इस नोबेल प्राइज़ को लेकर नोबेल कमेटी ने कंक्लूड किया कि दे हैव क्रिएटेड न्यू रूम्स फॉर केमिस्ट्री, स्पेसेस वेयर मॉलिक्यूल्स कैन मीट, रिएक्ट एंड बी स्टोर्ड। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबको क्रेजी जीके ट्रिक के RM 2.0 सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हर GS के सब्जेक्ट को फाउंडेशन लेवल से पढ़ाया जाता है और फोकस किया जाता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और इन डेप्थ एनालिसिस पर, ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर UPSC PSC की तैयारी कर रहे हैं उनको एक सॉलिड फाउंडेशन मिले और वो अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से कर पाएँ। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए AI ग्रो कोर्स भी लॉन्च किया गया है, जहाँ पर किस तरह से स्टूडेंट्स AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं, इस बात पर फोकस किया जाता है। तो इन दोनों कोर्सेज़ को एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक ऐप पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2025 में केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया नोबेल प्राइज़ डिस्कस किया। यहाँ पर ये प्राइज़ दिया गया है जापान के सुसुमु किटावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और USA के उमर M यागी को, जिनके एफर्ट्स और रिसर्च के जरिए हमको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ को डिस्कस किया। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।